Hello students, I am Vivek Gupta from Krishna Engineering College, and today I am going to discuss a topic from Unit 1, Einstein's mass energy relation, which is also known as mass energy equivalence. So this is the equation E equal to mc square. You all are familiar with this. This is a very popular equation, and it is so much popular equation that अगर आप आज इसका ऑनलाइन वोटिंग कराएं कि कौन सी सबसे पॉपुलर इक्वेशन है तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन। लेकिन इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन ने E इक्वल टू mc स्क्वायर इस फॉर्म में इस इक्वेशन को दिया ही नहीं था। आइंस्टाइन ने E इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं बोला था। आइंस्टाइन का कहना था, एक्चुअली इन 1905 आइंस्टाइन गेव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, in which he suggested that mass is a form of energy. Mass is a special form of energy. He predicted mass and energy are equivalent. Mass और energy एक दूसरे में interchangeable हैं और equivalent हैं। He said if you increase energy of a body by an amount E, एक बॉडी है आपके पास और उसकी एनर्जी आप इंक्रीज करते हैं। एक बॉडी आपके पास है, सपोज मान के चलिए आपके पास एक बॉल है और ये बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। तो इसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो E के होगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से इसका मास इंक्रीज होगा, और मास जो इंक्रीज होगा तो वो इस फॉर्म में होगा m इक्वल टू ई के अपॉन सी स्क्वायर। सो बेसिकली आइंस्टाइन गेव द फॉर्मूला m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्म में E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया था, वो जो उनका पेपर है, थीसिस है, जिसमें लिखा हुआ है वो m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हो, वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल टू एम ए, लेकिन न्यूटन ने जो कहा वो ये है कि फोर्स F dp ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये बात अलग है कि P की जगह आप जब mv लेंगे तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी लिया, मास कांस्टेंट माना था न्यूटन ने, तो ये dv ओवर dt हुआ एंड इट बिकम्स ma। तो आपको F इक्वल टू एम ए मिलता है, और F इक्वल टू एम ए भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की तरह ही पॉपुलर है। तो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया बेसिकली वो था m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, ना कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो डेट वॉज गिवन बाय द आइंस्टाइन, एंड नाउ द पॉपुलर फॉर्म इज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर डिटेल में अगर समझना चाहें तो इस तरीके से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक बॉल है ये, और ये बॉल मूव कर रही थी v वेलोसिटी से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी अभी E के। अब अगर ये बॉल किसी सरफेस पर मूव कर रही है, तो सरफेस पर मूव करने की वजह से इसमें एक और एनर्जी होगी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी भी इसके पास होगी, तो यहां पर दो एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल जब रुकी हुई थी, हम ये मान लें कि जो पहला केस है उस समय यहाँ ये ए पॉइंट पर है और इसका मास m था, तो अगर ये बी कंडीशन की बात करें यहाँ, तो अब ये इसका मास m से ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा होगा, जो एक्स्ट्रा मास होगा, अगर हम उसको m एक्स्ट्रा कहते हैं, तो m एक्स्ट्रा किसके बराबर होगा? E के अपॉन सी स्क्वायर प्लस हीट एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो m एक्स्ट्रा है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि जो भी एनर्जी आप गेन करते हैं वो मास में चेंज हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका मास इंक्रीज हो जाता है इफ यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी।
लेकिन डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमें क्यों अपीयर नहीं होता है, क्यों दिखाई नहीं देता, हम इसको समझ क्यों नहीं पाते? उसका रीजन क्या है कि ये जो c है, c की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 3 इंटू 10⁸, और इसका भी आप कर दें स्क्वायर तो हुआ 9 इंटू 10⁻16। तो इतने बड़े फैक्टर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। तो इसलिए m एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा मास हमारा इंक्रीज हुआ है, वो इतना कम होता है कि हम उसे डे टू डे लाइफ में अपीयर या समझ नहीं पाते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास इंक्रीज नहीं होता, मास इंक्रीज जरूर होगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो आइंस्टाइन ने अपना रिलेशन दिया था m इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, इसको समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे कि अगर आप एनर्जी इंक्रीज करते हैं किसी बॉडी की तो उसका मास इंक्रीज होगा और वो इस फैक्टर के साथ इंक्रीज हो जाता है। इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में देखना चाहें हम तो यहां देख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। On the most basic level, the equation says that energy and mass are interchangeable. This is a very important thing. Interchangeable, यानी मास को एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में चेंज कर सकते हैं। और इसके हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं। पेयर प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, दो फोटोन मिलकर के एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। एनिहिलेशन प्रोसेस में अगर हम एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को पास लेकर के आए, आपके पास एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनको जब आप करीब लेकर के आएंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दो फोटोन हमारे को मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो फोटोन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं कि E इक्वल टू mc स्क्वायर रियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये सभी को पता है। यूनिवर्स के लेवल पे अगर आप बात करें तो यूनिवर्स में 68% डार्क एनर्जी है। ये जो डार्क एनर्जी है यूनिवर्स में वो 68% है, और जो विजिबल मैटर है वो लेस देन 5% है। विजिबल मैटर जिसमें कि सारे के सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सी, सब कुछ मिला करके, प्लैनेट्स, जो भी आप देखते हो वो सब कुछ 5% से भी कम है। तो ओवरऑल यूनिवर्स पूरा एनर्जी कंटेन किया हुआ है। अब इस 5% को भी अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें इक्वल टू mc स्क्वायर से, सो द होल यूनिवर्स इज एनर्जी फॉर्म। अब इसके डेरिवेशन पर आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। E इक्वल टू mc स्क्वायर को हम ड्राइव कैसे करेंगे। ड्राइव करने से पहले यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जब आइंस्टाइन ने इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया था, ड्राइव किया था, तो उन्होंने ये मेथड यूज नहीं किया था जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है, डेट्स वाई वी आर यूजिंग दिस मेथड। जो उन्होंने अपना डेरिवेशन प्रोवाइड किया था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। अब इसमें हम क्या मानते हैं कि हमारे पास सपोज एक पार्टिकल है जो मास m है और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और इस पर आपने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन में आपने इस पर एक फोर्स लगाया F। जब आप फोर्स लगाएंगे देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ds। सपोज ds इज द डिस्प्लेसमेंट, okay. So the condition is the change in kinetic energy, increase in kinetic energy will be dEk equal to dW, वर्क डन के बराबर होगा, and this will be equal to F dot ds. So you have this equation, this relation dEk equal to dW equal to F dot ds. अब इसमें फोर्स को अगर देखें, then from second law, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू dp ओवर dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड P इक्वल टू mv, मास इनटू
velocity. So you can write this d over dt mv. अब यहां मास और वेलोसिटी ये दोनों के दोनों ही वेरिएबल हैं. वी आर नॉट टेकिंग मास एज अ कांस्टेंट. ओके, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वी आर टेकिंग मास एज वेरिएबल. तो वेरिएबल फंक्शन है, तो दो वेरिएबल हैं, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करिए, देन इट विल बी f इक्वल टू m dv ओवर dt प्लस v dm ओवर dt. ओके, सो de के विल बी, de के हमारा d ये f डॉट ds के बराबर है, f डॉट ds. तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी m dv ओवर dt इंटू ds प्लस v dm over dt into ds. Now doing some modification, you can write this as ds over dt dv plus v ds over dt dm. इस इक्वेशन को आपने थोड़ा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया. But you know one thing, that ds over dt is known as velocity. So you have ds over dt equal to v. So by using this relation, dek equal to mv dv plus v into v square हुआ, so it is v square dm. So this is equation number 1. So we have this equation 1. सेकेंड स्लाइड पर भी इसे लिख लेते हैं. डी के हमने निकाला है mv dv प्लस v स्क्वायर dm. Now the relativistic mass increase is given by relativistic mass increase. relativistic mass increase क्या होता है? m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरह लिख सकते हैं, m नॉट स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और यू मे राइट दिस m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ओके, एंड नाउ differentiating above equation we get, अब देखो m नॉट और c दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डेट्स वाई इट इज 0 इक्वल टू. अब यहां पर जो वेरिएबल है हमारे पास वो m है और v है, c तो कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो 2m dm सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस, फिर आप एम स्क्वायर को हमने रहने दिया यूं ही, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या किया, तो सी स्क्वायर का तो 0 होगा, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का हुआ 2v dm dv. सो इस माइनस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, सो इट इज एम स्क्वायर 2v dv इक्वल टू 2m dm c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. एक m से ये m कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो यू हैव mv dv इक्वल टू
c square minus v square dm. Okay, so this is equation number 2. अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखें तो हम इस mv dv की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमारे को क्या मिलेगा देखें. mv dv को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, सो de k इक्वल टू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dm प्लस v स्क्वायर dm. ये कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर dm, देन इट विल बी c स्क्वायर dm. So now you have dek equal to c square dm. So we have dek equal to c square dm. Suppose this is equation number 3. Okay. So this is the small amount. अगर हम complete kinetic energy चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन. So now integrating equation number 3. 3 को हमने इंटीग्रेट किया, देन यू विल गेट ई के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम. रेंज क्या होगी इसकी, लिमिट लेंगे आप एम नॉट से एम तक, जो मास हमारा इंक्रीज हुआ है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग इट विल बी सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट. सो यू हैव काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. Okay, and here delta m, which is the change in mass, is m minus m naught. So this equation indicates that the increase in mass appears as the kinetic energy of the particle. So similarly, you can say the rest mass energy will be E rest equal to m naught c square. Therefore, total energy equal to, suppose it is E, then E equal to Ek plus E rest. So it will be m minus m naught c square plus m naught c square. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m naught c square कैंसिल हो जाएगा. So ultimately you get E equal to mc square, which is the required expression for the mass energy equivalence. So this is known as mass energy equivalence. Mass energy equivalence. Okay. So this is the required equation and the derivation. अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखें, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So the question is, if the kinetic energy of a body is twice of its rest mass energy, find its velocity. गिवन कंडीशन ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी आपने देखा, ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. अब ये रेस्ट मास एनर्जी का ट्वाइस है, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर यू गेट एम इक्वल टू 3 एम नॉट. अगर इस रिलेशन को आप सॉल्व करें ऊपर तो m इक्वल टू 3 m नॉट. नाउ यूजिंग मास वेरिएशन फॉर्मूला, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. हियर यू कैन पुट 3 m नॉट इन प्लेस ऑफ m. सो 3 m नॉट इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
v square upon c square. So basically now you have 1 minus v square upon c square equal to 1 upon 3. Now on squaring both sides, you will get 1 minus v square upon c square equal to 1 upon 9, or v square upon c square equal to 8 upon 9, because it will be 1 minus 1 upon 9, so 8 upon 9, and here v will be c under root 8 upon 9, or you can say it will be 2 root 2 upon 3c. So this is the value of v. So this way you can solve the question and you will get the velocity v equal to 2 root 2 upon 3c. Okay. Now let's take a look what type of questions comes in the exam. The question is, deduce Einstein's mass energy relation equal to mc square and discuss it. Give some evidence showing the validity. तो जिस तरीके से हमने ड्राइव किया है, आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकाल देंगे. एविडेंस बताने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है फिजन और फ्यूजन, उनको आप यूज कर सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, फिजन और फ्यूजन. फिजन एंड फ्यूजन. ये भी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को सपोर्ट करते हैं, वहां से भी इनका वैलिडेशन आपको मिलता है. दूसरा, आप पेयर प्रोडक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं. पेयर प्रोडक्शन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, एनिहिलेशन का दे सकते हैं. पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, दो फोटोन मिलकर के, दो फोटोन अगर हमारे पास हैं तो ये हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन देते हैं. दूसरा है हमारे पास एग्जांपल एनिहिलेशन का. इसमें एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर के हमें दो फोटोन देते हैं, h न्यू एनर्जी के दो फोटोन देते हैं. तो इस तरीके की एग्जाम्पल्स हैं जो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को सपोर्ट करते हैं. तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. और जहाँ तक डेरिवेशन की बात है, आप कंप्लीट डेरिवेशन उसे प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी किया था. सो नाउ आज यहीं तक रखते हैं. इट्स ओके, थैंक्स.